इस सत्र में हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे। टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात उभरती हुई अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था या अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य या द्वितीय विश्व युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था पर प्रभाव। निसंदेह द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के पश्चात जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था का परिदृश्य उभरता है, उस परिदृश्य का युद्ध के पूर्व की परिस्थिति से कोई तुलना नहीं की जा सकती। अर्थात विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न होने वाले उभरने वाले परिदृश्य में इतना व्यापक और गहन परिवर्तन आ गया था कि उससे पूर्व की राजनीतिक व्यवस्था की प्रवृत्तियां उसमें दिखाई नहीं देती। निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में द्वितीय विश्व युद्ध एक महत्वपूर्ण घटना थी और उस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के पूरे परिदृश्य को बदल दिया, आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। आज हम उन्हीं बदली हुई परिस्थितियों की क्या विशेषताएं थी उसकी चर्चा करेंगे। इस चर्चा को हम जो है कई भागों में बांट करके देख सकते हैं। क्या ट्रेंड्स थे, क्या प्रवृत्तियां थी, किस ओर जो है राजनीतिक व्यवस्था घूम रही थी। इस संदर्भ में इसको हम भिन्न भिन्न जो है खांचे में बांट करके देख सकते हैं। पहली चीज जो हमें दिखाई पड़ती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति के भूमिका को पहली बार व्यापक स्तर पर मान्यता मिली। इसका अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात उभरने वाली स्थितियों में पहली बार तो व्यापक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति के संदर्भ में परिभाषित किया जाने लगा। राष्ट्रों के हितों को शक्ति के संदर्भ में उसकी व्याख्या की जाने लगी और यह भी स्थापित किया गया कि आने वाले समय में जिस प्रकार की व्यवस्था की कल्पना की जाएगी उस व्यवस्था को पाने में भी शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका। तो इस प्रकार से जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मार्गन्थे ने जिस बुक के द्वारा जिस कृति के द्वारा पॉलिटिक्स अमंग नेशंस के द्वारा जिस अवधारणा को स्थापित किया उसकी मान्यता जो है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात मिल गई थी। दूसरी प्रवृत्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दिखाई दे रही थी वो था परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय संरचना का अंत। परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय संरचना क्या थी? क्योंकि अब तक जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था थी वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में यूरोपीय शक्तियों का बाहुल्य था। यूरोपीय शक्तियों की प्रधानता थी। संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था यूरोपीय शक्तियां फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, स्पेन, इटली इत्यादि के अतिरिक्त घूमती थी। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध ने जर्मनी और इटली को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। उनकी इस युद्ध में हार हुई। हारे हुए देश पूरी तरह से निर्बल हो गए, लेकिन जिन्हें जीत प्राप्त हुई थी जिसमें फ्रांस, इंग्लैंड और अन्य राष्ट्र थे, उनकी भी स्थिति बद से बदतर हो गई।
और इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो पूर्व की शक्तियां थी उन सभी का अंत हो गया था। यूरोप का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से सफाया हो गया था। यूरोप की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नगण्य हो गई। तीसरी प्रवृत्ति जो हमें दिखाई देती है वह है दो महाशक्तियों का उदय। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर दो ऐसी शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है जो पहले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख भूमिका नहीं निभाती। इसमें पहला संयुक्त राज्य अमेरिका। अब तक संयुक्त राज्य अमेरिका ने अलगाववाद की नीति को अपनाते हुए अपने आप को यूरोपीय राजनीतिक संघर्ष से दूर रखा था। उन्होंने इनकार किया था यूरोपीय शक्ति संघर्ष में किसी प्रकार के हस्तक्षेप से, परंतु यूरोप के सभी शक्तियों की शून्यता, उसकी रिक्तता के कारण और दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका के आर्थिक, सामरिक और सैनिक दृष्टिकोण से मजबूती से उभरने के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व को ओढ़ लिया। दूसरी ओर सोवियत संघ एक विशिष्ट विचारधारा के आधार पर इसका जन्म हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध का विजय हुआ और विजय के साथ साथ एक महान शक्ति के रूप में वो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर उभरा। उन्होंने पूर्वी यूरोप के लगभग सभी देशों पर अपना प्रभुत्व जमा लिया था और साथ ही साथ अमेरिका के नेतृत्व वाली शक्तियों को चुनौती देने के लिए। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो महाशक्तियों का उदय हुआ। आने वाले वर्षों में इन्हीं दो शक्तियों के मध्य जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को घूमना था। एक और प्रवृत्ति दो महाशक्तियों के उभरने के साथ जो दिखाई वो था शीत युद्ध का उदय। शीत युद्ध उस परिस्थिति को कहते हैं जिसमें सैनिक युद्ध तो नहीं होता, सैन्य संघर्ष नहीं होता, परंतु दो विरोधी राष्ट्र एक दूसरे को परास्त करने के लिए, एक दूसरे के विरुद्ध अपने प्रभाव को विस्तार देने के लिए हर प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध आरंभ हो गया था। दोनों के बीच जो है आर्म्स रेस जो है प्रारंभ हो गया था। दोनों एक दूसरे को मात देने के लिए अपने समर्थित राज्यों के मध्य द्विपक्षीय और बहुपक्षीय गुटों का निर्माण कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हर प्रकार के दुष्प्रचार कर रहे थे और इस प्रकार से दोनों ही महाशक्तियां निरंतर एक दूसरे के प्रभाव को रोकने और अपने प्रभाव को विस्तार देने में मग्न थे। इसी परिस्थिति को शीत युद्ध कहते हैं और अगले 50 साल तक इस शीत युद्ध ने ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया। एक और प्रवृत्ति जो उभरी उस समय वो थी द्विध्रुवीय राजनीति का उदय। अब तक इसकी कल्पना नहीं की गई थी। द्विध्रुवीय राजनीति का मतलब है कि संसार दो ध्रुव के बीच बट गया था। एक ध्रुव, एक पोल संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व था और दूसरा पोल सोवियत संघ। तीसरे किसी ट्रेंड या प्रवृत्ति की कोई गुंजाइश नहीं थी। जितने भी संसार में गुट थे इन दोनों महाशक्तियों के इर्द गिर्द बट गए और तीसरी किसी ध्रुव, तीसरी किसी ट्रेंड की या प्रवृत्ति की कोई संभावना नहीं बची। तो द्विध्रुवीय राजनीति का उदय हुआ था।
अगली ट्रेंड जो था वो सुखद ट्रेंड था, जिसको कहते हैं उपनिवेशवाद का अंत और नवीन संप्रभु राज्यों का। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध ने सारे औपनिवेशिक शक्तियों, साम्राज्यवादी शक्तियों, जिन्होंने पूरे संसार में अपने साम्राज्य को फैलाया था, उपनिवेशों का निर्माण किया था, वो सारी शक्तियां इतनी कमज़ोर और इतनी क्षीण हो गई थी कि वह अपने इन उपनिवेशों को संभालने में सक्षम नहीं थी। दूसरी ओर इन उपनिवेशों में जागरूकता तेजी से बढ़ रही थी और जागरूकता के आधार पर विदेशी साम्राज्यवाद के विरुद्ध इनका आंदोलन स्वतंत्रता के लिए तेज हो रहा था। इन दोनों ही परिस्थितियों ने मिला करके ऐसे 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 वातावरण का निर्माण किया जिसमें ये राज्य जो मुख्य रूप से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के राज्य थे, वो धीरे धीरे आज़ाद होने लगे और इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है वो बढ़ने लगा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो है व्यापकता आई, उसमें इनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण होने लगी। अगला ट्रेंड जो हमें दिखाई देता है वह है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का। जैसा कि मैंने कहा कि एक ट्रेंड था, एक प्रवृत्ति थी द्विध्रुवीय राजनीति की। दो ही ध्रुव थे, आपको या तो उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर, आपको या तो संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर या सोवियत संघ की ओर जाना, तीसरा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन जब उपनिवेशवाद का अंत हुआ और नए नए राज्य स्वतंत्र हुए और जब स्वतंत्र होकर के वो अंतर्राष्ट्रीय खेल पर आए तो उन्होंने बड़ा सफोकेशन महसूस किया। उनके लिए, चूंकि उनके लिए स्वतंत्रता का बड़ा महत्व था, उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दे करके, बड़े लंबे संघर्ष के बाद बहुत कुछ लुटा करके आज़ादी प्राप्त की थी, स्वतंत्रता प्राप्त की थी। इस बहुमूल्य स्वतंत्रता का परित्याग इतनी आसानी से नहीं कर सकता। इसलिए इनमें बेचैनी थी कि कुछ नया किया जाए, कुछ नई प्रवृत्ति को जन्म दिया जाए, क्योंकि इनके सामने दूसरी और चुनौती थी अपने आंतरिक आर्थिक विकास की। उपनिवेशवाद के कारण तृतीय विश्व के देशों में साम्राज्यवादी और या औपनिवेशिक शक्तियाँ थी, उन्होंने उनका घोर आर्थिक दोहन किया था और उस दोहन के कारण गंभीर आर्थिक समस्याएं पैदा हो गई थी। गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण की समस्या से ग्रस्त थे। इसलिए सबसे प्रमुख चुनौती थी कि नवीन राष्ट्रों के सामने कि वो अपने देश को इस हालत से कैसे उबारें, अपने देश के नागरिकों के लिए एक सम्मानजनक स्थिति का निर्माण कैसे करें। इसके लिए उन्हें तकनीकी और पूंजी की सहायता की आवश्यकता थी और वो दोनों तरफ से उसे मिलना आवश्यक था, इसलिए उन्हें बेचैनी थी। तीसरी बात और थी कि इन राष्ट्रों के स्वतंत्र होने के साथ इन्होंने देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काफ़ी तनाव है। ये देश यदि दोनों ध्रुवों में किसी ओर जाते तो तनाव में तीव्रता आती, शांति खतरे में पड़ सकती। सभी कारणों ने मिला करके नवीन राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों के सामने एक चुनौती प्रस्तुत की और इस चुनौती को उन्होंने स्वीकार करते हुए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक नई दिशा दी और एक नई प्रवृत्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उन्होंने प्रारंभ की, जिसको गुटनिरपेक्षता कहते हैं। उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की। वैसे राष्ट्र जो दोनों गुटों में किसी भी शामिल नहीं होना चाहते, उनके लिए तीसरा रास्ता ढूंढा और ये तीसरा रास्ता जो था न केवल उन्हें अपने स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने में उनकी सहायता की, परंतु अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति को स्थायी रखने में उनका गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शुरुआत और उसके प्रोग्रेस, उसके प्रगति के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक और ट्रेंड दिखाई देने लगा और वो था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, और ये बहुत ही सुखद और स्वस्थ प्रवृत्ति थी और वो था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रजातांत्रिक।
हालांकि इस बात द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संचालन मुख्य रूप से व्यवसायिक राजनयिकों के हाथ में था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध ने यह स्थापित किया कि निरंकुशवाद या ऑथोरिटेरियनिज्म की कोई जगह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में नहीं हो सकती। नकार दिया और प्रजातंत्र को मजबूत किया। तो प्रजातंत्र केवल राष्ट्र के भीतर ही मजबूत नहीं, बल्कि राष्ट्र के नागरिकों में जागरूकता, राष्ट्र में जो विदेश नीति के निर्माता हैं और जो नागरिक समाज है, उनके बीच अंतर क्रिया बढ़ी और नागरिक समाज का प्रभाव विदेश नीति के निर्माण पर दिखाई दे। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक सुखद और एक स्वस्थ प्रवृत्ति जो है विकसित होती है, और वह उसमें प्रजातंत्र। और इसी प्रजातांत्रिकरण के कारण तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नागरिकों के द्वारा विभिन्न प्रकार के मुद्दों को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन किए जाते हैं और आज भी किए जाते हैं। एक और ट्रेंड दिखाई देता है, वह सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को मान्यता। पहले भी इस पर बहुत बार चर्चा होती रही कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कहीं न कहीं किसी न किसी कोने से चुनौतियां मिलती रही, और यह भी मान्यता विकसित होती रही थी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को चुनौती देने वाली शक्तियों का यदि सामूहिक रूप से, संगठित रूप से मिलजुल करके यदि उसका प्रतिकार किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी प्रवृत्तियों को रोका जा सकता है और स्थायी अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना की जा सकती है। इस सिद्धांत को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और प्रमुखता से जो है रेखांकित किया गया और इस पर अधिक बल दिया गया, इसको और अधिक स्वीकार्यता मिली, और परिणाम स्वरूप ट्रेंड जो है में संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण का आधार ही सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के सिद्धांत की मान्यता है। संयुक्त राष्ट्र संघ संस्था है जिसका दायित्व है कि वह शांति स्थापित करे और शांति को स्थायी बनाने के लिए और जितने प्रकार के प्रयास किए जाने चाहिए वो प्रयास करें, ताकि भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय शांति को कहीं से कोई चुनौती न प्रस्तुत हो। संयुक्त राष्ट्र संघ इसी प्रकार का एक संगठन है जो न केवल राष्ट्रों को नियंत्रित करता है, तनाव को कम करता है, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान सुनिश्चित करता है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अन्य प्रकार के क्षेत्रों में रचनात्मक कार्य के द्वारा उन सभी संभावनाओं को नकारने का और सभी संभावनाओं को परास्त करने का प्रयास करता है जहां से अंतर्राष्ट्रीय शांति को गंभीर चुनौतियां मिल सकती है या वहां से गंभीर चुनौतियां उत्पन्न हो सकती है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण एक महत्वपूर्ण विशेषता है। एक और ट्रेंड दिखाई देता है कि बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन के सिद्धांत के बदले बैलेंस ऑफ टेरर, आतंक का संतुलन। इसका अर्थ क्या है? अब जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शांति उत्पन्न हुई थी उसमें अणु शस्त्र या अणु बम के अनुसंधान का सबसे बड़ा योगदान था। अब जो शांति स्थापित है उसमें संसार के राष्ट्रों में ओवरकिल कैपेसिटी का होना, क्योंकि सभी जानते हैं
यदि अब युद्ध हुआ तो उसके आगे युद्ध की कोई संभावना नहीं, पूरी मानवता नष्ट हो जाएगी। तो अब हम एक ऐसे कगार पर बैठे हैं जहाँ यदि युद्ध होता है, यदि हम यह व्यवस्था बिगड़ती है, तो फिर आने वाली व्यवस्था के लिए कोई संभावना नहीं। इसीलिए साथ ही साथ जो प्रवृत्ति देखने को मिली है वह डिजर्मामेंट, निशस्त्रीकरण की। निशस्त्रीकरण के प्रयास भी उसी समय से हो रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात ही निशस्त्रीकरण के प्रयास प्रारंभ हो गए, वो निरंतर जारी हैं। और ये प्रयास इसलिए हो रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जगत को, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को, पूरे संसार को जो है वो युद्ध से बचाया जा सके और शांति स्थापित की जा सके। आज के दिन इतना ही। धन्यवाद।